मैं जो सुनना चाह रहा हूँ ना वो कुछ इस तरह एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कपड़े धोने के लिए आपको एक पानी ऐसा भी चाहिए होता है जिसमें सर्फ भीगा हुआ हो, और एक पानी ऐसा भी चाहिए होता है जिसमें आपने खंगालना होता है, और एक पानी ऐसा जिसमें बिल्कुल आपने साफ करके आखिर में धो लेना है। तो क्या आप ये बताएं कि कपड़े धोने के लिए सिर्फ एक जो सर्फ वाला पानी है वो चलेगा, बाकी कोई भी पानी ना हो धुल जाएंगे? नो सर। अच्छा, सर मैं एक सिर्फ बहुत प्योर वाटर हो और फिर भी कपड़े धुल जाएंगे, बाकी कुछ ना हो? नो सर, ऐसे भी नहीं होगा। हाँ, तो एक सीक्वेंस है, एक एक से ज्यादा तरह के हैं। और मतलब आपको कपड़े धोने के लिए ये नहीं है कि सिर्फ साफ पानी ले लो या सर्फ वाला ले लो या एक जिसमें जस्ट खंगालना है वो ले लो। आपको चाहिए बहरहाल सारे के सारे। और फिर अब एक दूसरी बात समझो, कपड़े धोने के लिए क्या ऐसे धुलते हैं कि सबसे पहले साफ पानी के अंदर, बिल्कुल प्योर पानी के अंदर आप धोते हो भिगो के, उसके बाद आप एक नॉर्मल जो थोड़ा मैला सा होता है जिसमें पहले कपड़े भीगे भीगे होते हैं फिर उसमें धोते हो, और एंड में सर्फ वाले पानी में भिगो के सूखने डाल देते हो? ऐसे धुलते हैं कि अब ये वाली सीक्वेंस सुनो कि कपड़े पहले सर्फ वाले पानी में धुलते हैं, फिर थोड़ा कंटेमिनेटेड पानी उसमें वॉश किए जाते हैं, और एंड में बहुत ही अच्छे वाले पानी से धो के कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं। कौन सी सीक्वेंस चाहिए होती है? सर जो आपने आखिरी बताई है। आखिरी बताइए। तो इसी तरह जब मैं आप लोगों से डिहाइड्रेशन का पूछ रहा हूँ ना, तो मुझे ये ना बताओ कि बस अल्कोहल चाहिए होता है एब्सोलूट। मुझे ये बताओ कि ना 70% भी चाहिए होता है, 80 भी एब्सोलूट, 95 भी ये चाहिए होते हैं। तो पानी जब कम टिश्यू से निकालना होता है तो हमें ये चारों तरह की कंसंट्रेशन चाहिए होती हैं, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम 70 में टिश्यू डालते हैं, फिर 80 में, फिर 95 और फिर 100 में। इस तरह करके कंप्लीट उसमें से वाटर रिमूव होता है। और ये कभी सीक्वेंस मुझे उल्टी मत बताना कि सबसे पहले 100, फिर 95, फिर 80 और फिर 70। टोटली समझ आ गई? यस यस सर। सर। तो डिहाइड्रेशन के लिए कोई एक नहीं बल्कि अल्कोहल की 3-4 कंसंट्रेशन अलग से चाहिए होती हैं, और उनको एक सीक्वेंस में चलते हैं। आगे पीछे ये नहीं कहते कि पहले 70 कर ली, फिर 95, फिर 80 और फिर 60 और फिर 100। ना, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाना है, डिफिकल्टी लेवल गेम में इंक्रीज करते जाना है, और बंदे को पूरा वो प्रो प्लेयर बनाना है पबजी में। तो ये वाली बात है। अच्छा, वो जो 50% की बात कर रहे हो वो ये है कि अगर एक टिश्यू ना, क्या है कि मतलब उसकी ना वो बहुत नाजुक सा है, बारीक सा है, तो उसको कम कंसंट्रेशन से स्टार्ट करो कि जस्ट 50% से। तो ये थोड़ी एग्जांपल उससे मिलती है कि जैसे कपड़े धोने हो ना, बाकी सारे जैसे वाइट कपड़े हो तो उनमें बंदा अच्छा खासा वो ब्लीच डाल के और फिर सर्फ डाल के धो लेता है, लेकिन जो हमारे रंगदार कपड़े होते हैं, कलर्ड ड्रेसेस होते हैं, नए नए होते हैं, हम उनमें ब्लीच नहीं डालते। और हाँ, उसको इतना देर भिगोते भी नहीं है, बस जल्दी जल्दी नए नए कपड़े होते हैं, पसंद होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए भिगो के और कमी मैला भी करते हैं उनको और फिर धो डालते हैं। तो इसी तरह जो आपका वो नाजुक सा टिश्यू है जो छोटा है उसको आपने 50% से स्टार्ट करना है, ना कि 70% से। अच्छा, अब कोई मुझे ना क्लियरिंग के बारे में बताया कि क्लियरिंग क्या होती है? सर जैसे हमने अभी टिश्यू को डिहाइड्रेट किया तो अल्कोहल से किया ना, अब हमने अगला स्टेप ये करना है कि उसे क्लियरिंग करेंगे ताकि उसमें अल्कोहल भी ना रहे। तो इसके लिए हमें हमारे पास ज़ाइलीन होगा, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह जो ये लेते हैं हम केमिकल, और इससे हम टिश्यू को वॉश करेंगे तो इस तरह अल्कोहल भी टिश्यू से रिमूव हो जाएगा। अल्कोहल को क्यों रिमूव करवाया है? सर सर जी हम ये अल्कोहल को मतलब फिर इसलिए हमारा रिमूव कंटेमिनेट हो जाएगा ना।
अल्कोहल से कंटेमिनेट हो जाएगा। सर अल्कोहल इसलिए रिमूव कराते हैं ताकि उसमें जो वैक्स है वो सही तरह से उसमें वैक्स चली जाए स्पेसिमेन में जो बायोप्सी है। तो अल्कोहल के साथ क्या प्रॉब्लम है? सर अल्कोहल के साथ वो सही तरह उसमें वैक्स नहीं जाएगी। सर अल्कोहल जो है वैक्स इंसोलबल होती है। बस इशू ये है, डिहाइड्रेशन वाला काम इससे बेस्ट कोई करा नहीं सकता, लेकिन वैक्स इसकी वजह से ना अंदर आ नहीं रही, तो इसलिए क्लियरिंग करवाते हैं। और क्लियरिंग के लिए सारे सोल्यूशन एक साथ नहीं चाहिए होते, कोई सा भी चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली ज़ाइलिन यूज होता है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, टॉलिन और ये सारे एसीटोन वगैरह सब कुछ थे। और एक होता है सीडर वुड ऑयल। सीडर वुड ऑयल यूज करने का एज ए क्लियरिंग एजेंट क्या फायदा है और क्या नुकसान है? ये सिडारवुड डायल है, इसमें जो टिश्यू है वो लॉन्ग टाइम के लिए इसे हम रख सकते हैं। हम्म वो पड़ा भी रह जाएगा ना टिश्यू, तो हार्ड नहीं होगा। बाकी जालिन में उसके हार्ड होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, फिर और नुकसान क्या है? सर ये स्लो इन एक्शन होता है और एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा लेता है मतलब। बिल्कुल, और ये कि जब इसमें ना क्लियर करवा तो लेंगे इससे, लेकिन जब वैक्स डालने लगेंगे ना, तो ये बड़ी मुश्किल से टिश्यू से निकलेगा, बहुत देर लगा के, और लेट हो जाएगी आपकी इम्प्रेगनेशन। तो अब आगे आज पढ़ते हैं जनाब हम टिश्यू इम्प्रेगनेशन। इम्प्रेगनेशन क्या होता है? टिश्यू को एम्बेडिंग करना उसकी, उसे इम्प्रेगेशन कहते हैं। एम्बेडिंग अलग चीज होती है, उसमें टिश्यू का ब्लॉक बनाया जाता है, टिश्यू बीच में रख के साइडों पे एक्स्ट्रा वैक्स भर के एक वो शेप दे देते हैं ब्लॉक की, वो कहलाता है एम्बेडिंग। लेकिन टिश्यू के अंदर वैक्स जस्ट डालना, सिर्फ टिश्यू टिश्यू के अंदर, वो कहलाती है इम्प्रेगनेशन या इन्फिल्ट्रेशन। थ्री 388 पेज है आप लोगों की बुक पे। अच्छा, तो आज का टॉपिक है इम्प्रेगनेशन विद वैक्स। तो ये जो सारी रात काम होता रहा, मतलब टिश्यू प्रोसेसिंग होती रही, सबसे पहले फिक्सेशन हुई, फिर डिहाइड्रेशन हुई, फिर क्लियरिंग हुई, तो ये एंड का स्टेप होता है। इसके बाद मशीन ना स्टॉप हो जाती है, ये होती है टिश्यू इम्प्रेगनेशन। तो एंड में ना दो जार्स रखे हुए होते हैं ज्यादातर, वैसे 3 से 4 जार में अच्छी होती है, लेकिन 2 जार भी एनफ है। उसमें पहले 2 घंटे के लिए टिश्यू को रखा जाता है, मशीन रख देती है, फिर उसमें निकाल के अगले वाले में रख देती है 2 घंटे, इस तरह 4 घंटे टिश्यू को जो है ना वो हम वैक्स के अंदर रखते हैं। और इसका पर्पज ये होता है कि ना ताकि वैक्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए और टिश्यू के अंदर चली जाए ज़ाइलिन को निकाल के। दूसरी बार मैं आप लोगों को ये बताऊं कि खुद ही आप लोग चलो बता दो, इन दो चैम्बर का टेम्परेचर बाकी वाले बीकर से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कितना होना चाहिए? सर ज्यादा होना चाहिए क्यों ज्यादा होना चाहिए? ताकि सर वैक्स जो है वो प्रॉपरली स्किन उसके मेल्ट कर ले। टिश्यू के अंदर आए। वो मेल्टेड फॉर्म में रहे, वो लिक्विड हो। हार्ड होगी तो वो तो फिर टिश्यू के अंदर ही नहीं जा सकेगी, इसलिए तकरीबन इसका 60 के लगभग टेम्परेचर रखा जाता है। तो वैसे वैक्स जो है ना पिघलना स्टार्ट लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में आती है 54 सेंटीग्रेड से ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप एक्स्ट्रा भी नहीं हीट करते हो। वैसे 60 से ऊपर 65-70 कर लेते तो क्या हो जाता, हीट ही तो करना था। सर इसका क्या नुकसान है?
टिश्यू डैमेज हो जाता है हमारा, क्योंकि सर उसका जी ना पे तो वैक्स यार 4 घंटे के लिए इतना टेम्परेचर टिश्यू को दोगे ना तो वो तो पक जाएगा। तो इसलिए इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ाते, कम अज़ कम जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है उसी के करीब-करीब रखते हैं। लेकिन एक बात बता दूँ, 4 घंटे 60 सेंटीग्रेड भी टिश्यू के लिए थोड़ा-सा श्रिंकेज कर दिया करता है। तो उसको भी ना हल करने के लिए कि ये वाला प्रॉब्लम ना हो, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने और भी एम्बेडिंग मीडिया या ये जो इम्प्रेग्नेशन के लिए है ना चीज़ें बना ली हैं, जैसे वाटर सॉल्युबल वैक्स, सेलुलोइडिन, जेलेटिन और पैराप्लास्ट वगैरह। तो अब सर थोड़ा बाकी बोलो। सर ये टेम्परेचर गर्मियों में भी होगा और सर्दियों में भी यही टेम्परेचर होगा? गर्मियों में भी यही और सर्दियों में भी यही थर्मोस्टेट लगे हुए हैं मशीनों के अंदर, सही है ना? तो वो जब 60 के करीब होगा ना तो बस वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा हीटर। जैसे 59 के करीब होने लगेगा वो फिर से हीटर चल जाया करेगा, जैसे कि ये रेफ्रिजरेटर्स का होता है। हाँ ये है, सर्दियों में हीटर को ज़्यादा देर चलना पड़ेगा 60 मेंटेन करने के लिए, गर्मियों में वो बहुत कम टाइम के लिए चलेगा। ये फ़र्क हो जाता है। जैसे सर्दियों में फ्रिज कम करंट लेते हैं, थोड़ी देर के लिए चल के वो 4 सेंटीग्रेड मेंटेन हो जाता है, लेकिन गर्मियों में चलते रहते हैं और हमें खूब सारा बिल आता है। वो पीछे थर्मोस्टेट जो होते हैं लगे होते हैं, वो खुद ही इंस्ट्रूमेंट की ना वर्किंग को कंट्रोल करते रहते हैं। समझ आ गई बात? जी यस सर। सर। अब बाहर कितना टेम्परेचर है, अंदर कितना टेम्परेचर है ना, वो बस बाहर जो कंडेंसर लगे हुए हैं ना और उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। अंदर वो नहीं, टेम्परेचर अंदर तो हो जाती है बिल्कुल इंसुलेशन। वो बाहर की सर्दी अंदर नहीं पहुंच पाती, अगर पहुंचती भी है तो मशीन थोड़ी देर ज़्यादा अगर चल चल के वो उसको गर्म ही रखती है। तो अब जो मैनुअल तरीका होता है ना इम्प्रेगनेशन का, मैनुअल में क्या करते हैं कि वो हॉट एयर जो आप लोगों को मैंने ओवन दिखाया था, हॉट एयर ओवन दिखाया था आप लोगों को। यस सर दिखाया था। तो आपने बीकर उठाना है 4 घंटे के लिए, उसमें रख देना है, तो वो बस वहाँ पे ना पका रहेगा और सही से इम्प्रेगनेशन हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ना जो हार्ड टिश्यूज़ होते हैं या थिक टिश्यूज़ होते हैं ना, उनके लिए आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो जैसे कोई बोन आ गई कटी हुई, ये केराटिन आई, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है ना उसके ऊपर केराटिन प्रोटीन भी एक्स्ट्रा लेयर्स लगी हुई होती हैं, तो वो काफ़ी हार्ड होती है रिलेटिवली। बाकी एक लीवर से पीस निकला हुआ या एक लंग का पीस या एक किडनी का पीस, वो सॉफ्ट टिश्यूज है। स्किन कदरे उसके मुकाबले में सख्त है, तभी तो बाहर की तरफ होती है। तो स्किन और अगर बोन टाइप की बायोप्सीज आ जाएं तो उसके लिए थोड़ा टाइम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो हार्ड है। सेम इसी तरह जैसे फिक्सेशन में आपको एक्स्ट्रा टाइम इन टिश्यूज को देना पड़ जाएगा, क्लियरिंग, डिहाइड्रेशन, बल्कि हर एक स्टेप में। इसी तरह यहाँ पे भी आप लोगों को उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। सही है ना? तो करते ये हैं कि अब जार रखे हुए होते हैं पहले। इसमें भी 2 चेंजेस होती हैं, मशीन हो या चाहे आप मैनुअली कर रहे हो। पहले एक जार में रखते हो, फिर उस जार से उठा के दूसरे जार में रख दिया करते हो। तो इस तरह आप लोगों का ये इम्प्रेगनेशन हो जाती है। अब आ जाता है पैराफिन बैग। आवाज आ रही है? यस सर। सर अब आई है। हम्म।
कितना कितना रेजेंट R1 और R2 और सैंपल कितना लिया है ये बता दें। अच्छा, पैराफिन वैक्स। तो अब ये सारे वो जो इम्प्रेगनेशन के लिए मीडियम यूज होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो जो पैराफिन वैक्स है ना, वो सबसे ज्यादा यूज होता है और ये तकरीबन हम्म, तो पैराफिन वैक्स के बारे में ये है कि ये सबसे ज्यादा रूटीनली यूज होता है और थोड़ा ये ना हार्ड होता है, तो इस वजह से ना इसके ना सेक्शन 3 to 4 माइक्रोन कट किए जा सकते हैं। बेड़ा गर्क। हेलो हेलो। हेलो हेलो। प्रॉब्लम को ना हल करने के लिए कि अब आपको ना पूरा वो वैक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए तो पानी को निकालना पड़ रहा था ना, और पूरी रात की वो प्रोसेसिंग टिश्यू होती रहती थी। तो अब उस पूरे ना केमिकल और इतनी मेहनत को ना खत्म करके ये किया जाता है कि टिश्यू को डायरेक्ट ही इस वैक्स के अंदर डाल दिया जाता है और वो वैक्स टिश्यू के अंदर चली जाती है। ये ऐसी वैक्स भी बन चुकी है। तो और अब क्या है कि ना, ये तो इसका फायदा हो गया कि ओवरनाइट वो सारी टिश्यू प्रोसेसिंग होगी नहीं और टिश्यू जल्दी प्रोसेस हो जाएगा और ना आप सेक्शन कट करके पेशेंट को जल्दी जल्दी ना उसके रिजल्ट भिजवा दोगे। लेकिन ये है कि ना, इसके साथ हल्का सा इशू है। वो इशू ये है कि आप लोगों को पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, जब माइक्रोटोमी कर रहे होते हैं ना, तो जब सेक्शन कट होते हैं वो साथ में पड़े हुए वाटर बाथ के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो वाटर बाथ का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, 37 कुछ इतना सा होता है। तो उसमें डलते हैं ना, तो वो अगर कोई उसमें बल पड़ गए उस सेक्शन के अंदर, कोई रिंकल्स या जैसे वो कोई जैसे हमें एक पेपर को हमने मोड़ के कोन सी बनाया हुआ और फिर जब हम उसको पढ़ने के लिए से फैलाएं और छोड़ें तो वो दोबारा अपने ऊपर रैप हो जाता है। तो ये मैं आप लोगों को एक करके दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो पेपर रैप हुआ पड़ा है और जब हम पढ़ने के लिए उसको ऐसे ओपन करते हैं ना, तो वो फिर से दोबारा ऐसे हो जाता है जब उसको छोड़ते हैं। तो टिश्यू भी जब कट हो रहा होता है ना, ऐसे सेक्शन कट हो रहे होते हैं, तो वो भी अपने ऊपर भी ऐसे हल्के से फोल्ड हो सकते हैं या उसके अंदर हल्के फुल्के रिंकल बन सकते हैं। तो करते क्या है कि जब उसको वैक्स है वो वाटर बाथ में डालते हैं तो वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, ऐसे ही जैसे कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। समझ आ गई? यस सर। हाँ। तो अगर पैराफिन वैक्स वाले टिश्यू डालोगे तो कोई इश्यू नहीं, वो जितनी देर भी पानी के ऊपर रहेंगे वो तैरते रहेंगे। लेकिन अगर वाटर सोलुबल वाला टिश्यू कट हुआ हुआ होगा ना सेक्शन, तो वो क्या होगा, जैसे ही पानी के ऊपर डालोगे ना
वो पानी के साथ तो वो सॉल्युबल है, तो वो सेक्शन टूट जाएगा। तो जल्दी जल्दी करने होते हैं, प्लस ये है कि सेक्शन टूटने का खतरा होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। बाकी दूसरे जो मटेरियल यूज होते हैं ना वो सेलोडिन है। सेलोडिन क्या है कि ये थोड़ा रबरी नेचर का होता है, मतलब इसमें थोड़ी इलास्टिसिटी होती है, लचक होती है। तो ये हार्ड टिश्यू जो बहुत ही मुश्किल से कट होते हैं उनकी एम्बेडिंग के लिए या उनकी इम्प्रेगनेशन के लिए यूज होता है, जैसे बोन्स वगैरह। अच्छा, तो और दूसरा फायदा ये भी है कि इसकी इम्प्रेगनेशन के वक्त ना टेम्परेचर हाई नहीं रखना पड़ता। तो टिश्यू के ऊपर जो 4 घंटे का पैराफिन वैक्स की इम्प्रेगनेशन के दौरान 60 सेंटीग्रेड का असर पड़ना था ना, वो भी नहीं पड़ता, बचत हो जाती है। तो ये एक इसका फायदा है, आप हीट से बच जाते हो। और फिर दूसरा जेलेटिन, जेलेटिन ये प्रोटीन पता नहीं वो कोलेजन के किस प्रोटीन, एनिमल खैर प्रोटीन्स होती हैं उनसे बनाया जाता है। ये बेकरी वगैरह में भी यूज होता है। तो ये जनाब क्या है कि ना इससे भी रिंकल जल्दी ही निकल जाते हैं, तो ये भी एज ए इम्प्रेगनेशन मीडियम यूज होता है। फिर आता है पैराप्लास्ट। पैराप्लास्ट क्या है कि नया बनाया गया एम्बेडिंग मीडिया। तो ये प्लास्टिक के पॉलीमर, क्योंकि प्लास्टिक कितनी तरह के पॉलीमर से मिलके बनती है, और सारे वो पॉलीमर्स को अक्सर हम लोग प्लास्टिक ही बोल दिया करते हैं। तो वो थोड़ा प्लास्टिक प्लस पैराफिन वैक्स को मिक्स करके ये बना है, तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, और इसमें जब सेक्शन कट होता है तो रिंकल नहीं बनते। तो यार ये बात, आप रिंकल को इतना हल्का मत लो। ये आप लोगों को मैं कहानी जैसे बताऊं कि साद की शादी होती है और हंसला जो है ये इनवाइटेड है। हंसला ने खूब सारा फेशियल करवाया और महंगे कपड़े लिए, परफ्यूम लगाया, नहाया धोया, बाल कट वट कराए, लेकिन कपड़े इस्त्री नहीं किए। भले बहुत ही महंगा सूट था, साफ सुथरा चमक दमक वाला, लेकिन ये वहां जाएगा, बहुत बुरा लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा, कोई इसकी वो वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर ये जस्ट कपड़े इस्त्री कर लेगा तो पिछले सारे खर्चे की वैल्यू हो जाएगी, बन जाएगी। तो इसी तरह जब क्या उसको कहते हैं, टिश्यू के ऊपर ऑपरेशन थिएटर से लेके अब तक इतनी मेहनत कर ली, लेकिन अगर उसके अंदर से रिंकल नहीं रिमूव किए और स्लाइड के ऊपर ले लिया तो वो कहीं पे उसकी लेयर्स डबल हो गई और थोड़े उसमें रिंकल टिश्यू के अंदर, तो कोई हाल नहीं, कोई रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आना। लेकिन अगर जस्ट वाटर बाथ साथ में रख के हल्का सा ये एक ट्रीटमेंट है, आपने उसके रिंकल निकाल लिए, तो उसकी फाइंडिंग, उसके रिजल्ट को 4 चांद लग जाने। समझ आ गई? जी यस सर। सर। तो अब उन्होंने ना मजीद रिसर्च करके थोड़ा और टेक्नोलॉजी यूज करके अब पैराप्लास्ट प्लस भी आ गया है। एक सिंपल पैराप्लास्ट था, अब पैराप्लास्ट प्लस आ गया है। उसका एडवांटेज ये है कि उसमें क्या होता है कि वो पेनिट्रेशन उसकी बड़ी ज़बरदस्त है। वो बड़ा अच्छे से ना टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। और दूसरा ये है कि ना वो 4 घंटे जहाँ टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर इम्प्रेगनेशन होनी चाहिए ना, वो जल्दी हो जाती है। और इस तरह प्रोसेसिंग टाइम ओवरऑल टिश्यू के साथ जो हम करते हैं वो कम हो जाता है, और इस तरह हम रिपोर्ट भी पेशेंट को जल्दी दे सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, इम्प्रेगनेशन से रिलेटेड थी आज, और यही हम लोगों ने पढ़ना था। बाकी वाटर बाथ का इस्तेमाल कैसे होता है टिश्यू वो माइक्रोटोमी में, वो मैं अभी आप लोगों को वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ, आपने वो देखना है। साथ आपने ये वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे उसका लिंक शेयर करना है, मैंने आप लोगों के मोलम पे अपलोड करना है, और आपने एब्सेंट लोगों की लिस्ट शेयर करनी है। ओके, ओके अल्लाह सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर।